गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आपको पता है कि हम मुख्य सेविका एग्ज़ाम के लिए थियरी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी साथ साथ लगाते चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम टाइम बचा है। फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज कल विवाह पढ़ा था हमने, उसके क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज ये दहेज का टॉपिक है। ओके, डाउरी। देखिए, दहेज जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसमें हम बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सरफेस में कुछ भी नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उस हिसाब से हम कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ कवर कर रहे हैं। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए वो मुझे कमेंट कर देगा, मैं पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दहेज से संबंधित प्रमुख बिंदु देखते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय ने दहेज पीड़ितों और पति और उसके परिवार के सभी सदस्यों को सामान्य और व्यापक आरोपों का उपयोग करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। जो अगला टॉपिक था, हाई कोर्ट ने कुछ सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव रखा और उत्तर प्रदेश के राज्य अधिकारियों को एक निश्चित समय अवधि में उनके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। ये किया था हाई कोर्ट ने। निर्देश अन्य बातों के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSSS के तहत प्रत्येक जिले में एक परिवार कल्याण, इन्होंने कहा था हाई कोर्ट ने कि एक परिवार कल्याण समिति का गठन करना, ऐसी स्थिति को पंजीकरण के तुरंत बाद पहली सूचना रिपोर्ट सौंपना और पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं करना शामिल था। 2 महीनों की इस शीतलन अवधि के दौरान उच्च न्यायालय ने मानव अधिकार बनाम भारत संघ 2018 के लिए, मानव अधिकार बनाम भारत संघ एक था, इसमें 2018 था, वो ईयर जो था वो 2018 था, के लिए सोशल एक्शन फोरम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में फैसले से मार्गदर्शन लेने के अपने फैसले में विशेष रूप से उल्लेख किया है। ओके, भारत में दहेज प्रथा दुल्हन के परिवार को दूल्हे उसके माता पिता या उसके रिश्तेदारों को शादी की शर्त के रूप में देती है। ठीक है, दहेज अनिवार्य रूप से नकद में भुगतान की प्रकृति में है या दूल्हे के परिवार को गर्व के लिए साथ दिए गए उपहारों में से एक है और इसमें नकद और अन्य घरेलू सामान शामिल है। ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज को किसी भी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक पक्ष द्वारा शादी के लिए दूसरे पक्ष को या उसके माता पिता द्वारा दी गई या देने के लिए सहमति व्यक्त की गई शादी के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को विवाह के समय उससे पहले किसी भी समय। ठीक है, दहेज का मेनली कारण क्या है? आर्थिक कारण, इनमें वंशानुक्रम प्रणाली और दुल्हन की आर्थिक स्थिति भी शामिल है। ठीक है, दहेज ने कम से कम सैद्धांतिक रूप से महिलाओं और उनके विवाह में आर्थिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की। सामाजिक कारण व्यवस्था दहेज को प्रोत्साहित करती है। शायद शादी के बाद दुल्हन के परिवार के बहिष्करण के कारण दुल्हन के लिए पूर्व मॉर्टम विरासत के रूप में है। ठीक है, अब मुद्दा क्या था इसका? ऐसा माना जाता है कि दहेज प्रथा दुल्हन के परिवार पर भारी आर्थिक बोझ डालती है। कुछ मामलों में दहेज प्रथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की ओर ले जाती है, भावनात्मक शोषण और चोट से लेकर मौत तक। भारत में दहेज कानून की स्थिति है वो क्या है? दहेज का भुगतान विशिष्ट भारतीय कानूनों के तहत लंबे समय के प्रतिबंधित है, जिसमें विशिष्ट भारतीय कानून के तहत दहेज निषिद्ध शामिल है। दहेज निषिद्ध अधिनियम 1961 दहेज लेने या दहेज देने पर रोक लगाने के लिए था। जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करता है उसे कम से कम 5 साल की कैद और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना या इस तरह के दहेज के मूल्य की राशि जो भी अधिक से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जो अधिक होगा दहेज के मूल्य की राशि या 15,000 ये रुपये, 5 साल जुर्माना। ठीक है, IPC की धारा 304B में यह एक महिला की दहेज हत्या के बारे में है जो उनके पति या उनके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन था। IPC की धारा 498 ये क्रूरता का अपराध पति या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ अगर पत्नी शादी की तारीख से 7 साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर लेती है,
सीआरपीसी की धारा 174 में भी संशोधन किया गया ताकि शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला को आत्महत्या या मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम सुरक्षित किया जा सके। धारा 113 ए को साक्ष्य अधिनियम 1872 में पेश किया गया, जो धारा के तहत परिभाषित क्रूरता की धारणा को बढ़ाता है। अब एसएससी की टिप्पणियाँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी, वो क्या कहा उन्होंने। विशाखा बनाम राजस्थान, ये एक विशाखा का दहेज का मामला आया था। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का था, 1997 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों में कानून के अभाव में मौलिक अधिकारों को लागू करने के निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल कानून बल्कि लोगों को भी भीतर से बदलना होगा और दहेज की सामाजिक बुराई को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक महिला के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना सीखना होगा। ठीक है। इसने भारत के विधि आयोग में दहेज के खिलाफ कानून में आर्थिक दांत लाने के लिए नया रूप लेने का अनुरोध किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर वैवाहिक घर में उसकी मृत्यु से पहले पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था तो दहेज मृत्यु को माना जा सकता है। मान लो ऐसा हुआ कि किसी ने खुद से सुसाइड कर लिया और अगर जांच के दौरान ये पाया गया कि उसे बहुत दिन से लगातार उसके फैमिली द्वारा टॉर्चर किया जा रहा था, ये बोलकर कि दहेज नहीं रही है या फिर किसी बात को लेकर, तो उसे दहेज मृत्यु ही माना जाएगा। ओके। ये साल क्या था, शादी के 7 साल के अंदर है ये। ठीक है। अब क्या था इसका निष्कर्ष और रास्ता, क्या था आगे का रास्ता। बेटियों को शिक्षित करें। शिक्षा और स्वतंत्रता एक शक्तिशाली और मूल्यवान उपहार है जो हम अपनी बेटियों को दे सकते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर समाज को जागरूक होने और ऐसे अपराधों की गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। पुलिस को अंडरेश कुमार बनाम बिहार राज्य, अंडरेश कुमार एक बिहार राज्य था, पुलिस को अंडरेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 में जारी सुप्रीम कोर्ट के लिए निर्देशों को सख्ती से लागू करना चाहिए और यह निश्चित करना चाहिए कि गिरफ्तारी के लिए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त कारण और विश्वसनीय सामग्री हो। इन्होंने ये भी कहा कि जैसे क्या हुआ था कि जो ये अंडरेश कुमार थे गलती से फंसा दिए गए थे। जैसे कभी कभी दहेज जो हत्या लिखी जाती है, क्या होता है कि लोग किसी वजह से भी लड़ते हैं या फिर अगर मर जाते तो लड़की के मायके वाले दहेज हत्या का केस लगा देते हैं, जबकि वो क्लियर नहीं होता। इसलिए ना सरकार ने कहा कि एकदम कठोर जांच होनी चाहिए उस पर और विश्वसनीय कारण होना चाहिए उसकी गिरफ्तारी का। गिरफ्तारी के संबंध में न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों के संबंध में जांच अधिकारियों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है। वही गलत काम करने वाले को विभागीय दंड दिए जाने की जरूरत है। मान लो किसी पुलिस वाले ने पैसे लेकर दहेज का केस खत्म कर दिया या हटा दिया तो उस पर दंडनीय कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी रूप से। अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए मजबूत कानून जरूरी है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के संरचनात्मक और सामाजिक वैधता के साथ साथ संरचनात्मक लिंग भेदभाव संबोधित करने के लिए भी कानून आवश्यक है। ओके। धन में वृद्धि और मजबूत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। स्थानीय समुदाय के साथ साथ जुड़ना और महिलाओं के अधिकारों पर शिक्षा कार्यक्रम विकसित करना। ओके। ऐसे लोग हैं जो दहेज संबंधी प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में शिकायत करते हैं और उन्हें निरस्त करने की गुहार लगाते हैं। सरकार को ऐसे कठोर प्रावधानों का दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून और शिक्षा उपायों के साथ आना चाहिए। अगर इनका सब ये था, सब मिला जुला के इनका ये था कि अगर कोई गलत आरोप लगा रहा है कि हाँ गलत तरीके से इस जो कानून बनाया गया है, जो इनको अधिकार दिया गया, अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है इस अधिकार का तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए अगर जांच के दौरान ऐसा कुछ साबित होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके। इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसी वीडियो में देख लेते हैं। दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ था। जो दहेज निरोधक अधिनियम लागू हुआ था 1961 में लागू हुआ था। ओके। क्वेश्चन, भारत में दहेज विरोध कानून कब लागू हुआ था। भारत में दहेज विरोध कानून भी 1961 में ही लागू हुआ था। ओके। ठीक है, ईयर वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ है। दहेज निरोध अधिनियम 1961 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में इकोसिस्टम की दृष्टि से जो एक सिस्टम के प्रभाव क्षेत्र को एक अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करता है, बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। कारण है, व्यवस्थाओं के बीच एक सामान्य या भागीदार बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है। परिवार एक इकोसिस्टम की दृष्टिकोण से एक सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो है एक सिस्टम के प्रभाव के क्षेत्र को अन्य व्यवस्था के प्रभाव क्षेत्र से अलग करती है, बाउंड्री के रूप में जहाँ बाउंड्री के रूप में जाना जाता है। व्यवस्थाओं के बीच सामान्य या भागीदारी बाउंड्री को इंटरफेस कहा जाता है। ए और आर दोनों सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ था? जो दहेज विरोधी बिल पारित हुआ था किस सन में पारित हुआ था? 1961 में ही पारित हुआ था दहेज विरोधी बिल भी। ओके, दहेज विरोधी बिल सन 1961 में पारित हुआ था। इस बिल अधिनियम के अनुसार एक दहेज देने वाले को 6 मास का कारावास तथा 5,000 जुर्माना होगा और दहेज मांगने वाले को भी 6 मास का कारावास और 5,000 जुर्माना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासित करना, इसमें सुधार करने का एक तरीका है। तौर तरीके, व्यवहार, वंचित करना, सौंदर्यात्मक अभिरुचि, नैतिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य। कूट इसमें दिया है 1 और 2 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, या 3 और 4 सही है। पूछा है कि अनुशासित करना सुधार करने का एक तरीका है। तौर तरीके, व्यवहार, वंचित करना, सौंदर्यात्मक अभिरुचि, नैतिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य। देखिए 1 वाला तो सही ही है। अब आप ढूंढ लीजिए कि 1 किस में है। सी सही है। अनुशासित करना इसमें सुधार करने का एक तरीका है। जो प्रकार है तौर तरीके, व्यवहार, वंचित करना, नैतिक मूल्य। ओके, एक और है चौथा, शैक्षणिक मूल्य। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।